नेक्स्ट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना इसकी निरक्षीय स्थिति पर, इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन इक्वेटोरियल को हम निरक्षीय भी बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब अक्ष के जो द्विध्रुव ध्रुव की जो अक्ष है उसके लंबवत अगर हम कोई भी अक्ष ले लें तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाएगी, और उस पर कोई भी पॉइंट है वो निरक्षीय स्थिति का है। मतलब ये है कि जैसे मेरे पास जो है -q चार्ज है और +q चार्ज है, ठीक है, और ये L है और ये L है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है ये अक्ष हो गई इसकी, इसके अनुदिश आपके पास P वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसके लंबवत दिशा में मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट है R, और यहाँ पे कोई भी मैंने मान लो A पॉइंट ले लिया, A पर आपको तीव्रता निकालनी है, यहाँ सेंटर से, इसके सेंटर से R दूरी पर, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम दूरियां भी देख लें, ये अक्ष की दूरी होगी, ये आपके पास इससे अक्ष की ये दूरी होगी, ये वाली दूरी जो हो जाएगी वो R² + L² के बराबर, और ये वाली जो दूरी है वो भी R² + L², ये आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, वही हमें वेक्टर सम ही करना है, टोटल अगर निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको सिर्फ सदिश योग ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सदिश राशि होती है। तो -q के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आपके पास इस तरफ आएगा, ये E- हमेशा -q के कारण जो है वो उसी की तरफ आपके पास विद्युत क्षेत्र आता है, और +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो आपके इस तरफ कहीं रहेगा, E+, ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। अब इन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो इनका सदिश योग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि R L ये और ये भी L R और ये सेम है, थीटा की वैल्यू सेम आएगी। ये है तो फिर ये थीटा ये भी होना चाहिए और ये थीटा ये भी होना चाहिए, ठीक है। आप इसका सदिश योग करना चाह रहे हैं तो इसका सदिश योग करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि देखिए E के मैग्नीट्यूड लिखते हैं पहले, तो E+ का और E- का क्या मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड हम पहले देख लें कि क्या बनेगा यहाँ पर। तो E+ बराबर E-, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो दूरी बराबर है, आवेश बराबर, ये Q आवेश है, यहाँ पे भी Q आवेश है, ये आपके पास ये दूरी ये है तो ये दूरी भी ये सेम दूरियां हैं, सेम आवेश है। तो जो है मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और होगा कितना, KQ/ दूरी का स्क्वायर, मतलब R² + L², ये आपके पास है। तो ये रहेगा परिमाण में। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए इसमें हम कंपोनेंट ले सकते हैं। इधर का ये कंपोनेंट जो होगा वो E+ cos थीटा, और एक इसका ये कंपोनेंट आएगा वो होगा E- cos थीटा, और इधर के ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हम देखें तो E- sin थीटा और ये होगा E+ sin थीटा। ये तो यहाँ पर देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, तो ये वाली टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है दिशा में, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए। तो टोटल इंटेंसिटी हम देखें तो EA = E+ cos थीटा
प्लस ई माइनस कोस थीटा के बराबर, या ई ए वो बराबर 2e प्लस कोस थीटा, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, ई प्लस की वैल्यू हम रख दें, कोस थीटा भी निकाल लें। ई ए बराबर 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लंबवत दूरी है, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास बेस हो गया, ये हाइपोटेनिस, ये आधार, ये आपके कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस मतलब एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा। मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं के, अच्छा मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ Q इंटू 2L, और ये रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहां पर Q इंटू 2L वही P के बराबर है, तो E A वो बनेगा आपके पास KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यह इंटेंसिटी बननी चाहिए आपके ए पॉइंट पर, जो कि निरक्षीय स्थिति है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन देखिए, ये दोनों निरस्त हो गए, ये आपके पास ये दोनों जुड़ रहे हैं मतलब इंटेंसिटी इस तरफ आएगी, तो ई ए बनेगी आपके पास इस तरफ। यहाँ पी वेक्टर ये था, ई ए आपके पास इस तरफ, मतलब निरक्षीय स्थिति पर जो है ई ए या इंटेंसिटी जो होती है वो पी के विपरीत होती है, तो पी वेक्टर के अपोजिट। ध्यान रखिएगा, निरक्षीय स्थिति पर हमेशा जो इंटेंसिटी रहेगी वो आपके पी के विपरीत होगी, जबकि अक्षीय स्थिति पर इंटेंसिटी जो है वो ऑलवेज पी की डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, अब इसमें एक और केस हमारे पास आता है कि यदि इनके बीच की जो दूरी है 2L वो R की तुलना में नगण्य हो, या यूं कहते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, if R is very very greater than 2L, then आप R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 को, अगर ये तो यहाँ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको आप सोल्व करोगे तो आर क्यूब आ जाएगा। आर क्यूब तो फिर ई ए वो बराबर होगा के पी अपॉन आर क्यूब के बराबर, और डायरेक्शन जो है वो आपके पी के विपरीत, पी के विपरीत, तो ये रहेगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अच्छा, रेशो यहाँ निकाले तो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है 2kp अपॉन आर क्यूब, वही r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L के केस के लिए मैं देख रहा हूँ, और ये होगा kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, मतलब ई एक्सियल अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दुगनी होगी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी आएगी निरक्षीय स्थिति की तुलना में अक्षीय स्थिति। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से ये रिलेशन आता है। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि कोई भी जनरल पॉइंट ले लें, इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी सामान्य बिंदु पर, किसी भी सामान्य बिंदु पर अगर हम जो है ये जनरल पॉइंट पर लिखें इंटेंसिटी, इसमें हम केस लेके चल रहे हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। मान लीजिए इसमें मेरे पास कोई P वेक्टर है,
P वेक्टर है, और इससे कुछ r दूरी पर मुझे जो है इंटेंसिटी को निकालनी है इस पर, ठीक है। यहां से ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L दिया हुआ है आपको। यहाँ कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो M पॉइंट है, उस पर इंटेंसिटी निकालिए। तो इसके P के दो घटक हम कर सकते हैं। देखिए P के दो घटक करते हैं, तो इस तरफ का जो घटक बनेगा वो आपके पास हो जाएगा P कोस थीटा, और इस तरफ का जो घटक आएगा वो बनेगा P साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो P कोस थीटा और P साइन थीटा, ये आपके पास घटक हो गए। तो इसमें देखिए अब P पॉइंट पे इंटेंसिटी, हम M पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालें तो P कोस थीटा के कारण ये पॉइंट बनेगा एक्सियल स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, जबकि P साइन थीटा के कारण जो है ये रहेगा निरक्षीय स्थिति पर, क्योंकि ये लंबवत दूरी R है। P साइन थीटा यूं है, इसके लंबवत दिशा में ये, तो ये निरक्षीय स्थिति पर रहेगा P साइन थीटा के कारण, और ये P कोस थीटा के कारण अक्षीय स्थिति पर। हमने अभी पढ़ा कि अक्षीय स्थिति पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P की दिशा में होती है, और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के विपरीत होती है। तो यहाँ पर देखें तो P कोस थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी रेखा के अनुदिश EP कोस थीटा ये आएगी, जबकि P साइन थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके विपरीत दिशा में, मतलब इधर रहेगा EP साइन थीटा, ठीक है। तो ये आएगा। यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड भी हम लिख लें, परिमाण भी हम लिख लें। परिमाण जो रहेंगे EP कोस थीटा 2kP था हमारे पास, P की जगह जो है P कोस थीटा हमें लिखना होगा, तो P कोस थीटा अपॉन R3, और EP साइन थीटा वो होगा आपके पास K, निरक्षीय स्थिति पर था KP अपॉन R3, तो P की जगह P साइन थीटा हमें रखना पड़ेगा, तो KP साइन थीटा अपॉन R3 के बराबर ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पर दोनों लंबवत हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है इन दोनों का सदिश योग, अगर यहाँ देखें तो ये इन दोनों का सदिश योग करते हैं, तो ये यहाँ कहीं इस तरह से आता है, ये विद्युत क्षेत्र, और इस रेखा से ये कोण अगर मैं फाई कह दूं तो परिणामी जो है EM दो लंबवत सदिशों का योग हम जानते हैं, अंडर रूट का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का B स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो है 2kP कोस थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर प्लस KP साइन थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो EM इक्वल टू होगा आपके पास KP अपॉन R3, तो ये टर्म तो दोनों में कॉमन आ सकती है, इसलिए इसको बाहर ले लेंगे। अंदर हमारे पास बनेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को हम जो है KP अपॉन R3 साइन स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखें, तो जो ये बनेगा हमारे को 1 माइनस कोस, तो माइनस का कोस है और ये 4 साइन, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फार्मूला आ जाएगा। एक फार्मूला और हमारे पास हो सकता है कि मैं कोस स्क्वायर थीटा को रख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये होगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस KP अपॉन R3 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास जो है EM।
इनमें से कोई सा भी फार्मूला लगा के आप जो है तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अक्षीय स्थिति पर आपको लेना है, ये एक जनरल आ गया, थीटा का वैल्यू कुछ भी हम रखें। अब अक्षीय स्थिति पर लिखना है तो थीटा का मान आप 0 डिग्री रखोगे, आपका वैल्यूज आ जाएगी वही 2kp/r³ आएगी। कोई से भी केस से रखिए आप, चाहे यहाँ से यहाँ से या यहाँ से। इसी तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा = 90 रखोगे, थीटा = 90 आप रखते हो तो ये आपके ये वाली टर्म 0, तो यहाँ पर थीटा = 90, ये और ये आप सोल्व कर लीजिए, वही ये सब कुछ आना है। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा। अच्छा, एंगल tan phi भी हम निकाल सकते हैं। tan phi = होगा आपके पास EP sin थीटा EP cos थीटा के बराबर। ठीक है, ये होगा KP sin थीटा अपॉन r³ अपॉन 2kp cos थीटा अपॉन r³। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए सब कुछ कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 tan थीटा आएगा, मतलब फाई = जो रहेगा फाई = हमारे पास आता है फाई = tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा इस लाइन से इसका, तो ये रहेगा आपके पास। तो एक जनरल एक्सप्रेशन है, आपको जो भी थीटा की वैल्यू रख के आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। 60 डिग्री के लिए रखो, चाहे किसी के लिए भी रखो, वो आपके पास रहेगा। ठीक, तो ये था इंटेंसिटी वाला पोर्शन इसमें। अब आता है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत क्षेत्र के कारण विभव, विद्युत क्षेत्र के कारण विभव। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है -q चार्ज ये +q ये हो गया, थोड़ा सा इधर बनाए, -q +q और इन दोनों के बीच में वही L दूरी, L और L 2L हो गई। और कोई भी हमने व्यापक बिंदु ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये R जो है काफी बड़ा है L की तुलना में। हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें जो है विभव निकालना है। वही वापस विभव आपके एक जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब नेट निकालने के आप जस्ट इनका सदिश योग करेंगे। दोनों आवेशों के कारण जो भी विभव बन रहा है उसका आप सदिश योग करके चलेंगे। तो यहाँ पर विभव जो है अगर हमें निकालना है तो पहले हमें दूरी निकालनी पड़ेगी इनके, तो ये यहाँ से और ये यहाँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम कि चार्जेज पर जो है यहाँ से, ये मिड पॉइंट है इनका, सेंटर है, तो यहाँ से इनकी जो है इन आवेशों को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर जो है हम लंब डालते हैं, और इस पे भी आप लंब डालते हो, तो ये लंब हो गया।
लंब हुए, यहाँ पर ये एल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर जो है ये एंगल, ये इसके लंबवत, तो ये भी आपके पास एंगल थीटा ही होना चाहिए। मतलब ये वाला जो होगा ये टर्म, अच्छा ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है, तो ये एल कोस थीटा। अच्छा ये यहाँ पर ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये रहेगा आपके, ये रहेगा। तो इधर का जो कंपोनेंट है ये एल कोस थीटा ये आ जाता है, और ये आपके पास होगा एल कोस थीटा। ये टोटल डिस्टेंस आर है, मतलब यहाँ पे मैंने लंब डाल दिया, तो ये डिस्टेंस आर और ये भी आर मानी जा सकती है, ठीक है। मान लो मैं इनको जो है कुछ पॉइंट दे देता हूँ, मान लो ये मैंने दे दिया बी और ये पॉइंट है आपके पास कोई डी पॉइंट है, तब हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी जो दूरी होगी वो आर प्लस एल कोस थीटा के बराबर होगी, और ए डी जो दूरी होगी वो होगी आपके पास आर माइनस एल कोस थीटा के बराबर, क्योंकि ये आर माना है तो ये भी आर और ये भी आर मैं मान के चल रहा हूँ, तो आर में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ए डी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दूरी है तो ऑलमोस्ट जो है हम जो है इसको समानांतर मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं, और इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए वो आपके पास होगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, ठीक है। वैल्यू रखें तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा, और इधर आएगा प्लस का के क्यू अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। तो वी ए इक्वल टू माइनस का के क्यू कॉमन ले लें, तो माइनस के क्यू कॉमन ले लें, माइनस रहने देते हैं, तो यहाँ पर आएगा माइनस का एल प्लस एल कोस थीटा, ठीक है, और इधर आएगा आपके पास प्लस आर प्लस एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म इसमें चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर बचता है आपके पास के क्यू इंटू 2l कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वी है। वही q इंटू 2l को जो है आप फिर p वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये p वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर ये हुई, एंड p वेक्टर इक्वल टू होगा q इंटू 2l के बराबर। तो यहाँ पर साथ में r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को भी आप जो है r स्क्वायर ही रख सकते हैं। तो वी ए जो आएगा वो होगा k p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, दिशा वगैरह नहीं होती, केवल इसी से ही आप जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। थीटा पर डिपेंडेंट है और दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी बढ़ेगी तो विभव तेजी से घटेगा, थीटा इक्वल टू थीटा के साथ में भी वेरी करेगा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा आपके किसी डाइपोल के कारण फॉर एनी पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में इसी में हम केस ले लेते हैं फॉर एक्सियल पोजीशन। फॉर एक्सियल पोजीशन तो थीटा एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा तो वी एक्सियल के पी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, ये ठीक है। इसी तरह से दूसरा फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति पर
निरक्षीय स्थिति पर, तो उस केस में थीटा इक्वल टू आपको 90 डिग्री रखना है। 90 डिग्री आप रखते हैं तो V इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपके पास 0 आता है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो है विभव के मान होंगे विद्युत द्विध्रुवीकरण अक्षीय स्थिति पर 0 और अक्षीय स्थिति पर Kp/r² मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और निरक्षीय स्थिति पर जो है वो आपके 0 के बराबर रहेगा वैल्यू। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। सिर्फ आपको थीटा की वैल्यू रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज निकाल सकते हो फॉर ए गिवन पॉइंट। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो है force and torque acting on a dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। किसी डाइपोल को जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तब उस पर जो है बल क्या लगेगा और बल आघूर्ण क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो है विद्युत क्षेत्र आपके पास इस तरफ है, ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक समान है। एक समान का मतलब जो है दूरी के साथ में या स्थिति के साथ में E का मान परिवर्तित नहीं होगा, E जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें कोई भी डाइपोल को अगर मैं रखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने जो है ये यहाँ पर एक -q चार्ज यहाँ रख लिया और एक +q चार्ज ये है, +q और -q, इनके मध्य की जो दूरी है वो 2l के बराबर है, ये l और ये l। और ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ से ये थीटा का कोण बना रही है। इस तरह से कोई भी जो है डाइपोल रखा हुआ है आपके पास, P वेक्टर जो रहेगा, P वेक्टर -q से +q की तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्थिति है। इसमें थीटा एंगल पर अगर हम रखते हैं तो देखिए पहले तो बल निकालें, तो द्विध्रुव पर बल, द्विध्रुव पर बल, तो देखिए पहले तो आवेशों पर बल हम देखें तो यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, यहाँ पर भी -q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र आपके पास इस तरफ है। तो विद्युत क्षेत्र पर जो बल, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल आएगा -q चार्ज पर, वो आएगा E के विपरीत। मतलब अगर E इधर है तो इस पर जो है बल जो है इधर लगेगा, q × E के बराबर। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि किसी भी ऋणावेश पर जो बल आता है, जो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो उसके विपरीत दिशा में होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो आपके पास इसी तरफ आएगा, QE के बराबर। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ले रखा है, मतलब जो E की वैल्यू यहाँ पर होगी वही E की वैल्यू यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी आपके पास, तो वो चेंज होगी नहीं। तो यहाँ पर जो है फोर्स की जो वैल्यू है वो आपके दोनों पर बराबर अमाउंट में लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। तो टोटल बल अगर हम निकालें तो एक को अगर पॉजिटिव ले लें तो दूसरे को नेगेटिव ले सकते हैं, दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए 0 के बराबर फोर्स रहेगा। तो द्विध्रुव पर जो है कुल बल अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर
जो है बल हमेशा 0 आएगा, चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी रहा हो, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा और 0 के बराबर रहेगा। ठीक, इसके बाद में चूंकि यहाँ पर देखते हैं हम, ये इस पर बल इधर लग रहा है और उस पर बल उस तरफ लग रहा है, तो दोनों के मध्य एक लंबवत दूरी है, ठीक है। बल की क्रिया रेखा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कोइंसाइड नहीं कर रही है, इसलिए जो है ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करेगी, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ये बल जो है एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो द्विध्रुव है हमारे पास, जो डाइपोल है, उसको रोटेट करने की एक टेंडेंसी जनरेट होती है इस टॉर्क की डायरेक्शन में। और यहाँ पे टॉर्क हम निकालें तो फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, इसको आगे बढ़ाया, तो देखिए 2L ये था, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा आपके पास, मतलब ये 2L साइन थीटा, ये लंबवत दूरी आ जाती है दोनों फोर्सेस के बीच में। दोनों फोर्सेस के बीच में लंबवत दूरी हमारे पास ये आ जाती है। तो अगर टॉर्क लिखें तो टॉर्क का फार्मूला आपके पास था कि फोर्स इनटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में। तो फोर्स तो हो गया हमारे पास QE के बराबर, ये फोर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2L साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि P वेक्टर का जो वैल्यू है, जो कि इसका डाइपोल मोमेंट है, वो होगा Q इंटू 2L के बराबर। तो Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं, मतलब जो टॉर्क आएगा वो होगा PE साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टो इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर के बराबर। ये आपके पास टॉर्क आएगा, ठीक है। तो ये टॉर्क का वैल्यू रहेगा P क्रॉस E के बराबर या PE साइन थीटा के बराबर, ठीक। यहाँ से हम जो है देख सकते हैं कि टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो आपके पास P क्रॉस E की डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टो वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E वेक्टर। P क्रॉस E की डायरेक्शन में जो है इस तरह से लगेगा। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब लॉ लगाएंगे, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। हमने वेक्टर में पढ़ा था 11th क्लास में कि जो P क्रॉस E का जो दिशा होगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन, वैसे ही P क्रॉस E निकालने के लिए P का डायरेक्शन ये है और E आपके पास इस तरफ है, ठीक है। तो P को E की डायरेक्शन में लाएंगे, P को E की डायरेक्शन में घुमाते हैं, मतलब ये इस तरफ यूं घूमेगा, ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब लॉ लगाएं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इस दिशा में P को चलाना पड़ रहा है, तो यूं हाथ रखेंगे तो अंगूठा हमारे पास अंदर की तरफ है, मतलब इसकी जो P क्रॉस E की डायरेक्शन होगी, बल आघूर्ण की डायरेक्शन होगी, वो इस तल के लंबवत और भीतर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर भीतर की तरफ, या फिर हम इसको क्लॉकवाइज सेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो बलागुण की दिशा है हम यहाँ पर देखते हैं, वो तल के लंबवत और अंदर की तरफ आ रही है, या फिर क्लॉकवाइज P को E के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बलागुण जो है वो क्लॉकवाइज बन रहा है इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि P वेक्टर आपके पास इस तरफ है और E वेक्टर, तो P यूं आएगा इस बलागुण के कारण। मतलब ये जो बलागुण की दिशा जो होती है वो इस प्रकार होती है किसी भी द्विध्रुव पर, कि वो हमेशा P को घुमाकर E के अनुदिश लाने की प्रवृत्ति देता है उसको, ठीक है। मतलब कोई भी द्विध्रुव को हम जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर बलागुण कार्य करेगा, जो कि P को घुमाकर E के अनुदिश लाने की कोशिश करेगा। और जब जो है P E के अनुदिश आ जाएगा, उस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा। थीटा का मान 0 होने से बलागुण भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम जो है किसी भी द्विध्रुव को रखते हैं
तो वो घूमने की कोशिश करेगा और P को E के अनुदिश लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो टो इक्वल टू हमारे पास था टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, यदि थीटा का मान हम 0 डिग्री रखें या फिर 180 डिग्री रखते हैं, मतलब P E की दिशा में हो या P के विपरीत हो, E के विपरीत हो, तो उस केस में टोर्क का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास इन दोनों ही केसेस के लिए साइन थीटा 0 होता है, इसलिए टोर्क 0 आएगा। ठीक है, तो कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण सदिश यदि E वेक्टर के अनुदिश आता है या उसके विपरीत दिशा में आता है, तब जो है उस पर बलागुण 0 होगा। बल तो 0 है ही सही, तो बल 0 है, बलागुण भी 0, तो ये स्थिति बन जाती है आपके पास साम्यावस्था की, मतलब जो है द्विध्रुव साम्यावस्था में होगा उस स्थिति में। तो द्विध्रुव की साम्यावस्था इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये रहेगा आपके अब साम्यावस्था जो है आपके दो प्रकार की हो सकती है। एक तो साम्यावस्था जो है दो प्रकार की हो सकती है, एक तो स्थायी साम्यावस्था, एक अस्थायी साम्यावस्था। तो स्थायी साम्यावस्था के लिए स्थायी साम्यावस्था की पहचान हम कैसे करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में WPE में, कि साम्यावस्था में जो है स्थायी साम्यावस्था वो होती है जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो। बलागुण तो 0 रहेगा रहेगा, बल भी 0 रहेगा, लेकिन जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो, वहाँ पर जो है स्थायी साम्यावस्था बनती है। जहाँ जो है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वहाँ पर अस्थायी साम्यावस्था बनती है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास। तो साम्यावस्था भी दो प्रकार की रहेंगी। एक तो स्थायी साम्यावस्था, तो यहाँ पर स्थायी साम्यावस्था के लिए पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, फोर्स तो 0 होगा ही होगा, टॉर्क भी 0 होगा, और ये हम अभी देखेंगे, अभी मैं डिराइव करूंगा ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो थीटा इक्वल टू जो है 0 डिग्री के लिए स्थायी साम्यावस्था बनती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था, तो इस केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, फोर्स 0 होगा और टॉर्क भी 0 आना चाहिए। तो ये अस्थायी साम्यावस्था को प्रदर्शित करेगा, और ये रहता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंगल पर। मतलब जैसे P वेक्टर है वो E वेक्टर के अलोंग आ गया, तब तो आपके पास स्थायी साम्यावस्था होगी, और P वेक्टर E वेक्टर के अपोजिट आएगा, तो उस केस में अस्थायी साम्यावस्था रहेगी। तो ये जो है साम्यावस्था रहती है इस तरह से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लें, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, एक डाइपोल है ये P वेक्टर, ये यहाँ से थीटा एंगल पर रखा है। तो थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू मान लीजिए आप जो है रखते हैं 30 डिग्री रखें, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें, तो उस केसेस में हमें जो है इसका टॉर्क निकालना है एंड फोर्स निकालना, फोर्स एंड टॉर्क। ये आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फार्मूला है हमारे पास, फोर्स तो ऑलवेज 0 आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो हमेशा जीरो आएगा, दोनों चार्जेस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, नेट हमेशा जीरो आएगा। टॉर्क हम देख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू होगा पी ई साइन थीटा के बराबर, तो पी ई इंटू साइन 30 डेट इज पी ई बाई 2, और दूसरा होगा आपके पास पी ई साइन 60 और वो बनता है पी ई इंटू √3/2 के बराबर। तो ये टॉर्क की वैल्यूज आपके पास आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये रहेगा।